गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम बात करेंगे जो आप लोग का यूजीसी नेट की क्लासेस मैंने स्टार्ट करी थी, उसमें सोशोलॉजी की जो हमारी फर्स्ट यूनिट चल रही थी। तो फर्स्ट यूनिट थी आपकी समाजशास्त्रीय सिद्धांत यानी सोशोलॉजिकल थ्योरीज। और फर्स्ट यूनिट के अंदर भी एक पॉइंट है जो है क्लासिकल सोशोलॉजिकल ट्रेडिशंस यानी शास्त्रीय समाजशास्त्रीय सिद्धांत। ठीक है, तो इसके अंतर्गत मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे, इमानुएल दुर्खिम, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स। ये जो समाजशास्त्री हुए हैं, हमें इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ना है और इन्होंने क्या क्या योगदान दिया है हमारे समाजशास्त्र के क्षेत्र में, उसको आगे बढ़ाने के लिए इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं इमानुएल दुर्खिम जी के बारे में। इमानुएल दुर्खिम जी का पूरा नाम था डेविड एमिल दुर्खिम। इनका जन्म अप्रैल में 1858 ईस्वी में हुआ था। ये फ्रांस के लॉरेंस क्षेत्र में स्थित एपिनल जो जगह थी वहां पे पैदा हुए थे। इनका पूरा परिवार जो है पूरी तरह से यहूदी था और उनके माता पिता, दादा दादी और परदादा सभी जो थे वो रब्बी थे। हालांकि दुर्खिम ने परंपरा को तोड़ दिया और 1879 में इकोल नॉर्मल सुपीरियर में चले गए, जहां उन्होंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। उन्होंने 1882 में स्नातक किया और फ्रांस में इस विषय को पढ़ाना शुरू कर दिया। 1887 में उन्होंने बोर्डो विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान और शिक्षा शास्त्र पढ़ाने के लिए उनको नियुक्त किया गया। मतलब उनको एक लेक्चरर के थ्रू जो है वो शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया, जिससे उन्हें फ्रांस में पहली बार आधिकारिक समाजशास्त्र पाठ्यक्रम पढ़ाने की अनुमति मिली। इसके अलावा 1887 में दुर्खिम ने लुइस डेफ्रस से शादी कर ली, जिसके साथ उनके 2 बच्चे हुए। बोर्डो में अपने समय के दौरान दुर्खिम को बड़ी सफलता मिली। उन्होंने अपनी डायरेक्टेड थीसिस ऑन द डिवीजन ऑफ सोशल लेबर, जो समाजशास्त्री इमानुएल दुर्खिम जी हैं, इनकी जो प्रथम पुस्तक थी वो थी द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ये पुस्तक जो थी उन्होंने 1843 में फ्रेंच भाषा में प्रकाशित करी थी। उसके बाद उन्होंने सामाजिक पद्धति के नियम और आत्महत्या समाजशास्त्र में एक अध्ययन 1896 में उन्होंने प्रतिष्ठित एनी समाजशास्त्र की स्थापना की, जिससे अकादमिक जगत में समाजशास्त्र के स्थान को और ज्यादा मजबूत किया गया। 1902 में दुर्खिम को अंततः सोरबोन में शिक्षा विज्ञान के अध्यक्ष के रूप में पदोन्नति दी गई और 1906 में वे एक पूर्ण रूप से अच्छे प्रोफेसर बन गए। उन्नीस 1913 में उनकी स्थिति को औपचारिक रूप से समाजशास्त्र में शामिल करने के लिए बदल दिया गया। इसके बाद वे शिक्षा और समाजशास्त्र के विज्ञान के अध्यक्ष हो गए। यहाँ उन्होंने कई विषयों पर व्याख्यान दिया और कई महत्वपूर्ण निबंधों के साथ उनके अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख कार्य द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ प्रकाशित किए गए। मतलब उन्होंने जितनी भी बुक्स लिखी, ये सारे जो भी नाम मैंने आपको बताए हैं, उन्होंने इन सभी बुक्स को लेकर के हमारे समाजशास्त्र के क्षेत्र में बहुत ज्यादा योगदान दिए हैं। प्रथम विश्व युद्ध का प्रकोप दुर्खिम के लिए विनाशकारी परिणाम साबित हुआ। युद्ध ने उनके कई सबसे होनहार शिष्यों को ले लिया और 1915 में उनके बेटे आंद्रे की भी युद्ध में मृत्यु हो गई। इससे दुर्खिम जो है वो कभी उबर नहीं पाए। उनको इतना ज्यादा दुख हुआ कि उनके जितने भी होनहार शिष्य थे, जिनको उन्होंने खुद से पढ़ाया था, और उनका जो बेटा था आंद्रे, उसकी भी मृत्यु हो गई। तो जिसकी वजह से दुर्खिम जो है वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा टूट गए
और नवंबर 1917 में अपने अंतिम महान कार्य को छोड़कर एक स्ट्रोक से उनकी मृत्यु हो गई। तो ये आज मैंने आप लोगों को दुर्खिम जी के जीवन परिचय के बारे में बताया है कि उन्होंने उनका स्टार्टिंग की उनकी लाइफ कैसी रही, फिर उन्होंने क्या क्या कार्य किए, कौन कौन सी बुक्स लिखी। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे कि अपने जीवन काल के दौरान दुर्खिम ने राजनीतिक रूप में खुद को व्यस्त रखा। उन्होंने ड्रेफस मामले के 2 रॉन ऑलेडे ड्रेफस का बचाव किया और मानवाधिकार लीग के संस्थापक सदस्य बने। दुर्खिम कार्ल मार्क्स के विचारों से परिचित थे, फिर भी दुर्खिम मार्क्स के काम की बहुत आलोचना करते थे, जिसे उन्होंने अवैज्ञानिक और हठधर्मिता के साथ साथ मार्क्सवाद के रूप में भी देखा था, जिसे उन्होंने अनावश्यक रूप से परस्पर विरोधी, प्रतिक्रियावादी और हिंसक के रूप में देखा था। दुर्खिम ने जो कार्ल मार्क्स है वो उनके विचारों से अच्छी तरह भलीभांति परिचित थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने तर्क दिए, कार्ल मार्क्स ने जो भी अपने तर्क दिए, तो दुर्खिम ने क्या किया, उन सभी तर्कों की जो है वो आलोचना करी। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जिस तरीके की बात कर रहे हैं या जिस तरीके की चीजें बता रहे हैं दुनिया को, वो चीज नहीं है। उन्होंने उसकी आलोचना करी, उसको गलत ठहराया। तो जब हम कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि आखिर कार्ल मार्क्स ने कौन कौन सी चीजों के लेकर के अपने मत प्रस्तुत किए थे, जिसके कारण दुर्खिम ने उनकी आलोचना करी, उन मतों की। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल दुर्खिम के बारे में ही पढ़ेंगे। फिर भी उन्होंने कई समाजवादी सुधारों का समर्थन किया और उनके कई महत्वपूर्ण समाजवादी मित्र भी थे, लेकिन कभी भी खुद को एक राजनीतिक दल के लिए प्रतिबद्ध नहीं किया। राजनीतिक मुद्दों को प्राथमिक चिंता का विषय नहीं बनाया। उन्होंने अपने मौन राजनीतिक जुड़ाव के बावजूद सभी चीजों का ध्यान रखते हुए राजनीतिक क्षेत्र में अपना योगदान दिया। दुर्खिम जो थे वो फ्रांस के उत्साही देशभक्त थे। उन्होंने अपने समाजशास्त्र को आधुनिकता के दबाव में पीड़ित एक फ्रांसीसी समाज की मदद करने के तरीके के रूप में उपयोग करने की आशा करी है। अब जो फ्रांस के सामाजिक विचारकों में मैंने आप लोग को अगस्त काम्टे जी का नाम बताया था, फादर ऑफ सोशलॉजी जिनको कहा जाता है, तो वो अगस्त काम्टे थे। तो उन्होंने फ्रांस के सामाजिक विचारकों में अगस्त काम्टे के उत्तराधिकारी के रूप में भी इमानुएल दुर्खिम जी ने काम किया है। काम्टे ने सर्वप्रथम समाजशास्त्रीय अध्ययनों में वैज्ञानिक पद्धति अपनाने का सुझाव दिया। वह प्रत्यक्षवाद की अवधारणा को प्रतिपादित किया। कांट के विचारों को ही आगे बढ़ाते हुए इमानुएल दुर्खिम ने समाजशास्त्र को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। दुर्खिम का यह दृढ़ निश्चय था कि सामाजिक विज्ञानों में भी भौतिक विज्ञानों की पद्धतियों का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार वे प्रत्यक्षवादी थे। दुर्खिम जो थे वो कौन थे? प्रत्यक्षवादी थे। दुर्खिम वह पहले विचारक थे जिन्हें अपनी बौद्धिक प्रतिभा के बलबूते पर फ्रांस में समाजशास्त्र का प्रथम प्रोफेसर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रांस में समाजशास्त्र का प्रथम प्रोफेसर कौन था? तो इमानुएल दुर्खिम। यही कारण है कि दुर्खिम को फ्रांस का पहला शैक्षणिक समाजशास्त्री भी कहा जाता है। पारसन ने दुर्खिम के बारे में कहा है, वे समाजशास्त्र के अत्यधिक प्रभावशाली विचारक, सफल अध्यापक, चोटी के संपादक, एक सशक्त और सृजनात्मक समूह के नेता तथा शोधकर्ता थे। कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बौद्धिक इतिहास में वैज्ञानिक संस्कृति के विकास के लिए अपना इतना योगदान दिया है। दुर्खिम जिसमें से एक है। तो दुर्खिम जी ने अपना समाजशास्त्र के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान दिया है। उनकी जो कुछ काफी फेमस बुक्स हुई हैं उसमें डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी है, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स है, द सुसाइड है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ है, सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, सोशोलॉजी ऑफ फिलॉसफी है, मोरल एजुकेशन है, द सोशलिज्म है, द इवोल्यूशन ऑफ पेडोलॉजी इन फ्रांस है। तो इस टाइप से कई सारी बुक्स जो थी
वो दुर्खिम जी ने अपने जीवन में एक योगदान के रूप में समाजशास्त्र को देते हुए लिखी हैं। तो आज मैंने आपको दुर्खिम जी के जीवन परिचय के बारे में कुछ बातें बताई हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे दुर्खिम ने समाजशास्त्र के क्षेत्र में अपने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, तो जो भी उन्होंने सिद्धांत दिए हैं उन सभी सिद्धांतों की बात हम करेंगे, जिसमें उन्होंने धर्म का सिद्धांत या हम उसको टोटमवाद का सिद्धांत भी कह सकते हैं। ठीक है, इस वाले सिद्धांत के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज मैंने आपको जीवन परिचय उनका बता दिया है। देख लीजिए, समझ लीजिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, जिससे आगे आपको एग्जाम में इजी पड़ेगा स्टडी के लिए।